अस्सलाम वालेकुम। अशफाक ज़त्ती आपके सामने है। थोड़ा ताख़ीर से हाजिर होने पर माजरत। आज मैंने कोशिश की थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं, लेकिन वो थोड़ा सा ऑडियो के मसाइल आ गए थे तो मैं कर नहीं पाया था। आज के दिन, संडे का दिन वैसे तो अनइवेंटफुल होता है, लेकिन आज बड़ा इवेंटफुल और तारीखी दिन था क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस के तौर पर अपना ओहदे का हल्फ उठा चुके हैं। और ये अलग बात है कि उनके ओहदे की मियाद तकरीबन 13 माह तक होगी। 2024 में उनका ओहदा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जो पाकिस्तान के दूसरे ओहदे हैं, आईनी ओहदे, उनके बरक्स ये जो ओहदा है, इसमें जो मियाद है उसमें इजाफा नहीं होता। यानी कि जैसे ही आप चीफ जस्टिस बने तो ये नहीं होता कि आपके टेन्योर में 3 साल या 4 साल का इजाफा हो जाए। जैसे कि आर्मी में होता है कि अगर कोई चीफ साहब अगर रिटायर भी हो रहे हों, कोई जनरल अगर रिटायर हो रहे हों या रिटायरमेंट के करीब भी हों, तो उनको जैसे ही वो ओहदा मिलता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का, तो उनके ओहदे की मियाद में 3 साल का इजाफा हो जाता है। और फिर यह है कि हस्ब तौफीक वो होता रहता है अगर ज़रूरत हो जाए मुल्क को। लेकिन जुडिशरी में ऐसा नहीं होता। अब उसी वजह से आप ही देख लें कि ये पाकिस्तान की तारीख में कोई 30 से ज़्यादा अब तक वज़ीर आज़म आ चुके हैं और 29वें ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और आर्मी चीफ जो हैं वो 17 आए हैं। ये जो हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई उसके अंदर एक मैसेज मैंने देखा। आई वॉज ऑलवेज अ फैन ऑफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया मैडम सेरीना। जिस तरह से उन्होंने एक ज़बरदस्त तरीके से और एक बावकार तरीके से उनके खिलाफ जो एक कैंपेन चलाई गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और मैं ये समझता हूँ और मैं अभी भी ये समझता हूँ कि बेसिकली तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मिसगाइड किया गया था इस एतबार से, और शहजाद अकबर और बाकी जो ऐसे लोग थे जिनका काम मेरे ख्याल में जाहिर है कि कौमी ख़जाने को लूटना था, क्योंकि एसेट रिकवरी यूनिट जो उन्होंने बनाया था, फिर जिस तरह से उन्होंने जाली तरीके से जस्टिस काजी फाइज ईसा के टैक्सेशन रिकॉर्ड और फिर जिस तरीके से महकमा FBI को उनके पीछे लगाया था, फिर वो सारा जिस तरह से केस हुआ। और आप ये सोचिए कि अपने साथी जज भी उस वक्त उनका साथ देने से इनकारी थे। इनडायरेक्टली उनसे खोसा साहब ने इस्तीफा भी तलब किया था, लेकिन बहरहाल काजी फाइज ईसा साबित कदम रहे। और फिर आखिर में ये हुआ कि जिन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था, जिनकी मंजूरी से रेफरेंस किया था, आज वही उनसे हल्फ लेने पर मजबूर थे, जो कि आज खुद अबूरी सदर हैं। उनके ओहदे की मियाद ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जाहिर है कि इलेक्शन जब तक होते तो फिर वही सदर रहेंगे। तो कैसा किस्मत का एक अनोखा इंतकाम। फिर दूसरी एक चीज़ जो है, उन्होंने अपनी अहलिया को अपने साथ रखा। इससे पहले माजी में इस चीज़ की कोई रिवायत नहीं मिलती, लेकिन ये उनसे अपनी अहलिया की मोहब्बत का इजहार करता है और ज़ाहिर है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। जब हम अक्सर बात करते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत होती है तो काजी फाइज ईसा साहब ने ये साबित किया कि वो एक कामयाब मर्द हैं और उनके पीछे नहीं बल्कि उनके साथ एक कामयाब औरत है। हमने उनकी आमदन के हवाले से, उनके हसासों के हवाले से जो भी कैंपेन चलती रही, उसमें हमने सेरीना ईसा को भी देखा कि वो पेश होती रही, लेकिन अब उनकी पोजीशन मुख्तलिफ थी। 1 साल का या 13 माह का उनके पास टेन्योर है। शुरुआत कैसे हुई थी? बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट PCO के तहत हल्फ उठाने वाले जज साहिबान फारिग हुए थे, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा को डायरेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट लगाया गया था। उसके बाद जो वहाँ पर धमाका हुआ था बलूचिस्तान में, जिसके नतीजे में वकला शहीद हुए थे बड़ी तादाद में, तो उसके अंदर भी उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, उसके अंदर जो हुकूमत थी उसका जिम्मेदार करार दिया गया था। फिर उसके बाद फैज़ाबाद धरने के हवाले से आपको याद होगा कि उनकी उनके जो फाइंडिंग्स थी, जो उन्होंने मामलात की समाअत की, उसके अंदर उनका रिएक्शन क्या था। बारहा वो हल्फ भी याद करवाते रहे और किस तरह का उन्होंने पैगाम दिया उस वक्त। उससे आपके इल्म में है कि उनका और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट का उनकी तरफ एक थोड़ा सा हमने देखा कि सख्त गोशा सामने आया और उसकी वजह से उनके लिए काफ़ी मुश्किलात भी खड़ी रहीं, लेकिन वो साबित कदम रहे। और अब वो लोग किस्सा पारीना बन चुके हैं जो उनके खिलाफ शख्सी बुनियादों पर खाम में प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट कर रहे थे। अब ये है कि नून लीग को तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही उनसे तवक्कुआत वाबस्ता हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो
کسی کے خلاف نہیں ہیں، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، بلکہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کی بات کرتے ہیں. اسی طرح سے کسی سیاسی جماعت کے حق میں نہیں ہیں اور وہ آئین اور قانون کے مطابق چلنے کی بات کرتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جو پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر جو بدترین چیلنجز ہیں جن کا اس وقت اسے سامنا ہے، 130 سے زائد کے نمبر پہ ہماری جوڈیشری ہے، کرپٹ ترین ہمارا جو لوئر جوڈیشل سسٹم ہے، لوگ تاریخیں لے لے کے مر جاتے ہیں لیکن ان کے کیسز سالو نہیں ہوتے، ان کی سنوائی نہیں ہوتی. اعلیٰ عدلیہ نے ان کے ساتھی جو جج صاحبان ہیں، ہم خیال جو نہیں ہیں، جو ابھی بندیال صاحب کے ساتھی تھے وہ ابھی بھی وہاں پر بیٹھے ہیں، وہ کتنا ان کو ٹف ٹائم دیں گے. یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، اس کے حوالے سے ان کا فیصلہ کیا آتا ہے، اس کو حکم امتناع دیا ہوا تھا، اب کیا اس کو نافذ کریں گے؟ تو یہ بھی ایک چیلنج ہوگا ان کے لیے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے. 9 مئی کے جو واقعات پیش آئے تھے ان کی سماعت کیا فوجی عدالتوں کے تحت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس معاملے کو بھی دیکھنا ہوگا انہیں. پھر الیکشنز جو ہیں وہ کیا 90 دن کی مدت کے اندر ہوں گے یا پھر سے آگے ایکسٹینڈ ہوں گے؟ اگر ایکسٹینڈ ہوں گے تو کس بنا پر، کس بنیاد پر ہوں گے؟ کیا ان کو آئینی کور حاصل ہوگا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کردار ادا کر سکتی ہے اس حوالے سے؟ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جن کے اوپر خاص طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنی نظر کرنی ہوگی. سپریم کورٹ کا اور پاکستان کے اوور آل جو جوڈیشل سسٹم ہے اس پر لوگوں کا اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے. اس اعتبار کو بحال کرنے کے لیے اس مختصر مدت میں قاضی فائز عیسیٰ کیا اقدام اٹھائیں گے؟ سب کی نظریں اس پہ ہیں، میری نظر اس پہ ہے اور مجھے اچھے کی امید ہے. حالانکہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، جو ہے اسی 13 ماہ کی مدت کے اندر کرنا ہے. کیسے کریں گے، کتنے ان کے مخالفین بنیں گے، یہ ابھی دیکھنا ہوگا. تو بہرحال باقی یہ ہے کہ فنگرز کراسڈ. مجھے امید ہے کہ اللہ پاکستان کے ساتھ بہتر کرے گا، پاکستان کے حق میں ظاہر ہے کہ بہتری ہوگی. اور جو خاص طور پر جو عدلیہ اور مقننہ کے درمیان جو ایک تقسیم ہے وہ کیسے کم ہوگی، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم کیا اس پہ کنٹرول کیا جا سکے گا؟ دیٹ ریمینس ٹو بی سین. تو چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا.